का हमारे चैनल शौर्य कैरियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 12th की केमिस्ट्री लेकर के चलते हैं और 12th की केमिस्ट्री में हम लोग ये देखते हैं कि यूपी बोर्ड में जो बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, इन सारे प्रश्नों को हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन उठाने का जो हमारा सिलसिला है प्रश्नों को, वो हम लोग चैप्टर वाइज उठा रहे हैं कि सर चैप्टर पहले उठा लेते हैं कि सर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर के आपको 2 वीडियो दिए जाएंगे। आज पहला ये वीडियो दे रहा हूँ, इसके बाद इसी का दूसरा हम लोग देते हैं कि दूसरा वीडियो लेक्चर क्या होगा। तो आज का जो चैप्टर है वो जैव अणु से संबंधित है। इसमें बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मैंने उठाया है कि जो एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं आ रहा है अभी, वो भी सीख सके कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया क्या जाता है। ठीक है, तो पहले इसको सर हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में जो हमारे पास में जैव अणु हमको दे रहा है, ये एक्चुअली हमारे पास में होता क्या है। तो बच्चों पहला अगर हम लोग देख करके चलते हैं कि जैव अणु क्या है। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहे हैं कि जैव अणु किसे कहा जाता है। तो बच्चों कभी अगर आपके सामने जैव अणु से संबंधित बातें आती है कि जैव अणु किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको कभी समझना पड़ेगा। तो जैव अणु ऐसे अणु जो सजीवों की या जीवधारी के शरीर को विकसित करने के लिए उपयोग में आते हैं, उन अणुओं को क्या कहा जाता है, जैव अणु कहा जाता है। जो जीवधारी के शरीर को जीवित रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव अणु कहा जाता है। मतलब मैं एक जीवधारी हूँ, आप एक जीवधारी हो, हम लोगों को जीवित रहने के लिए, शरीर हमारी बढ़ सके, इसके लिए हम लोगों मतलब सांसें हमारी चल सके, मतलब एक मनुष्य जीवित रहने के लिए जिनका उपयोग करता है खाने पीने के लिए, और खाने पीने के बाद जो मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर में जाते हैं, जो हमको शरीर के अंगों को विकसित करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है कि उसे हम लोग जैव अणु कहते हैं। तो जीवधारी के शरीर को जीवित रखने के लिए जिस चीज़ का हम लोग प्रयोग करेंगे वो हमारे पास में क्या होगा, जैव अणु कहलाएगा। तो पहली बात, क्वेश्चन जो हमारे पास में है बच्चों, जो चैप्टर हमारे पास में है इसे हम लोग देख करके चलेंगे। तो ये हमारे पास में क्लास 12th है। क्लास 12th की बच्चों हम लोग यहाँ से जो पढ़ रहे हैं ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसे बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, इसे क्या कहा जाता है, जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को ये पहले से पता है। आज हम लोग पहला लेक्चर देख करके चलते हैं इससे संबंधित जो कि हमारे पास में है। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में, स्क्रीन पर आप देखना, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में कह रहा है कि साहब जैव अणु किसे कहते हैं। जैव अणु, जैव का मतलब जीवधारी और अणु का मतलब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है। जीवधारी के शरीर को जीवित रखने के लिए जिस अणु का प्रयोग किया जाता है वे अणु क्या कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। इसका मतलब यहाँ से बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, जीवधारी को जीवित रखने के लिए जिन अणुओं का प्रयोग किया जाता है, क्या बोलेंगे बच्चों, जीवित रखने के लिए जिन अणुओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। ये एक मान लेते हैं कि कोई एक छोटा सा क्या होगा, बच्चा होगा। देखो अभी इस छोटे से बच्चे को, इतना ये छोटा सा बच्चा है, न्यू बेबी बॉर्न जब होता है बच्चों, इसको कहीं न कहीं से क्या दिया जाएगा। हमने कहा कि ये छोटा सा बच्चा है, तो छोटा सा बच्चा हमको कब देखने में ज़्यादा सही लगता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो देखने में किसी को नहीं अच्छा लगता है, वो केवल अपनी माँ को अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, पिता होता है, जब बच्चा और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो जब उसको जो छोटा सा बच्चा होता है, जब उसके मसल्स गेन हो जाते हैं, शरीर में जब मांस आ जाता है बहुत अच्छे तरीके से, तब बच्चे के चेहरे का आकार क्या होता है, बदल जाता है। तब वो बच्चा देखने में क्या होता है, अच्छा लगता है। जनरली लड़कों की बात बता रहे हैं, लड़कों को जब बच्चे पैदा होते हैं तो नहीं अच्छा लगता है। मैं अपनी ही सोच बता रहा हूँ, जब पैदा हुआ बच्चा नहीं अच्छा लगता है, जब वो थोड़ा सा खेलने बोलने लगता है तब वो जा करके क्या होता है, अच्छा लगता है। तो इसका मतलब इसको, बच्चा पैदा हो गया है, इसको क्या क्या चाहिए, कह रहे हैं कि सर इस बच्चे को चाहिए प्रोटीन, इस बच्चे को क्या चाहिए, प्रोटीन, इस बच्चे को सर चाहिए वसा। प्रोटीन क्या होगा, इसके शरीर का आकार बढ़ाएगा। बच्चा छोटा सा जितना पैदा होता है, क्या हम उतने ही बड़े हैं, नहीं सर उतने बड़े हम लोग नहीं रहते हैं, और धीरे धीरे हम लोग क्या होते हैं, बड़े होते हुए चले जाते हैं। तो इसका मतलब शरीर को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। अब हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या होगा, वसा होगा, और हमने कहा कि प्रोटीन होगा, वसा होगा, और बच्चों इसी के अंदर हम लोगों को दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास में होते हैं। और इस बच्चे को आवश्यकता होती है किसकी, जल की। इस बच्चे को आवश्यकता होती है बच्चों किसकी,
खनिज की। दूध को पचाने के लिए इसके पास में क्या होना चाहिए बच्चों? एंजाइम होना चाहिए, जो कि इसकी बॉडी के अंतर्गत हमारे पास में क्या होगा? बनेगा। और हमने कहा कि इसको किसी प्रकार का बच्चों एसिड चाहिए होगा, क्या होगा? एमिनो एसिड वगैरह चाहिए होगा। तो ये जितनी चीज़ें हमारे पास में हमको दिखाई दे रही हैं, इस बच्चे को केवल एक चीज़ के अंदर मिल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं बच्चों। वो हमारे पास में क्या होता है? मिल्क होता है। मिल्क एक ऐसा फूड होता है जिसके अंदर सारी विटामिन से सभी चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए छोटे से बच्चे को भगवान ने जब पैदा किया तो उसको ये कहा गया कि ये बच्चे के दांत नहीं है, सरकार ये खाएगा क्या? तो कहें टेंशन मत लो, इसको क्या मिल्क में बना देता हूँ। जब ये बच्चा छोटा सा दूध पिएगा तो ये सारी कंप्लीट फूड को क्या करेगा? पा जाएगा। इस दूध के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो कि नहीं पाया जाता है, इसलिए ये बच्चों क्या कहलाता है? कंप्लीट फूड कहलाएगा। तो एक जो छोटा सा बच्चा होता है वो अपने डाइट में क्या लेता है? अपने भोजन में क्या लेता है? उसे सिर्फ क्या चाहिए? दूध चाहिए, वो भी हल्की फैट वाला उसको दूध चाहिए, नहीं तो उसको पचाने में भी नया नया है तो पचाने में दिक्कत होगी। इसलिए बच्चे जब पैदा होते हैं तो माँ का दूध बहुत ज़्यादा हल्का होता है, इसलिए बच्चे को माँ का दूध दिया जाता है। कुछ कुछ माँ को दूध बच्चे के लिए नहीं हो पाता है किसी कारणवश से, या किसी शारीरिक दिक्कत की वजह से नहीं हो पाएगा, तो सलाह दिया जाता है कि गाय क्या है? माता है, गौ हमारी माता है, गाय का दूध बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि बच्चे पी सके। भैंस का दूध उसको नहीं दिया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएगा। ठीक है, पचाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। अभी तो ये पैदा होकर के आ रहा है, इतना जल्दी भैंस कहाँ से पहचान लेगा ना। तो इसको शरीर को विकसित करने के लिए, जीवित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? हमने कहा इसके शरीर को जीवित रखने के लिए साहब कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाएगा। किसका? कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर जो हमारे पास में कहलाती हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? जैव अणु कहलाती हैं। तो जीवधारी के शरीर को जीवित रखने के लिए ये क्या करेगा? जैव अणु पाएगा। हमने कहा कि जैसे मैं हूँ, एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। अब ये बड़ा है, इसके क्या हो गया? इतने बड़े बड़े भाई, देखो इसके यहाँ पर दाढ़ी मूछ भी आ गया है। अब बताओ, इसके जो दाढ़ी मूछ आ गया, ये व्यक्ति क्या करेगा? ये व्यक्ति अपने खाने में बच्चों क्या ले लेता है? भोजन ले लेगा। अब भोजन लेगा तो ये अपने भोजन के दौरान बताओ ये क्या क्या चीज़ें खाएगा? भोजन के दौरान बच्चों ये खाएगा रोटी। क्या खाएगा? रोटी में इसको क्या मिल जाएगा? फैट मिल जाएगा। रोटी में इसको क्या मिल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और हमने कहा कि रोटी में इसको क्या मिल जाएगा? स्टार्च मिल जाएगा। और ये अपने साथ में क्या ले लेता है? चावल ले लेता है। क्या ले लेगा? चावल। चावल में इसको क्या मिल जाएगा? मंड मिल जाएगा। हमने कहा कि ये अपने साथ में क्या खाता है? सब्जी खाएगा। सब्जी खाएगा, या तो अपने साथ में क्या होता है? दाल। सब्जी और दाल को अगर हम लोग देखते हैं तो इसको कहीं ना कहीं से क्या मिल जाता है? प्रोटीन मिल जाएगा। दाल खाएगा तो इसको क्या मिल जाएगा? प्रोटीन। सब्जी अगर ये खा रहा है तो इसको क्या मिल जाता है? विटामिन मिल जाएगा। विटामिन हमने कहा जैसे ये क्या करेगा? अगर पालक खाएगा तो इसको क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए जो हमारे पास में मिलता है, तो वो विटामिन ए हमारे पास में रेटिना का काम करता है, देखने की शक्ति को क्या करेगा? मौजूद करेगा, बनाएगा। और हमको क्या मिल जाता है? आयरन मिल जाएगा। आयरन क्या करता है सर? हमारे शरीर में ब्लड को मेंटेन करके रखता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेंटेन करके रखता है। ये क्या करेगा? तो जो कोई व्यक्ति होता है अगर वो कुछ खाएगा तो उसके शरीर में जाएगा, उसके शरीर में जो छोटे छोटे अणु होते हैं, अगर ये रोटी खाए तो रोटी डायरेक्ट इसके शरीर में नहीं लगेगी। रोटी में क्या क्या है उसको खींच करके शरीर अपने पास में रख लेती है और फिर शरीर के अंगों को प्रोवाइड करेगी। रोटी में प्रोटीन, जैसे भोजन में इसने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन को रख ली। कहती है कि शरीर में जाने के बाद प्रोटीन को किसकी ज़रूरत है? कहेगा भाई साहब हमको प्रोटीन की ज़रूरत है। कहेंगे ये लो तुम प्रोटीन पकड़ो, तुम शरीर के अंगों को विकसित करो, देखो कौन सा अंग छोटा है उसको बड़ा करो ना। तो ये चीज़ें क्या होती है? प्रोटीन। जैसे कई लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? बच्चों ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? कहते हैं कि सोयाबीन में। किस में? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब सोयाबीन में लड़का जैसे सुना कि सोयाबीन में भाई साहब प्रोटीन सबसे ज़्यादा भर भर के सोयाबीन में प्रोटीन पाया जा रहा है, वो बनिया की दुकान पर चला जाएगा, भाई साहब तुम क्या करो, हमको प्रोटीन दे दो। कहें क्या दे दे? कह रहा है कि सोयाबीन हमको दे दो तुम। अब वहाँ से बनिया का करेगा? सोयाबीन की फली दे देगा तुमको ना। कई लोग उसको क्या कहते हैं?
सोयाबीन की खोई भी कहते हैं, उसमें प्रोटीन भर भर के नहीं पाया जा रहा है पगलू। प्रोटीन उसमें भर भर के पाया जा रहा है जो सोयाबीन का दाना होता है। सोयाबीन के दाने में प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन का दाना कैसे होता है? जैसे राजमा होता है। राजमा को पानी में भो दो तो कच्चा नहीं खा सकते हो, बहुत थोड़ा सा कड़वापन में आएगा। उसी तरीके से सोयाबीन का दाना होता है, उसे पानी में भिगो करके कच्चा नहीं खा सकते हो, बहुत कड़वा आएगा। तो इसका मतलब तुम प्रोटीन नहीं खा पाओगे। हाँ बिल्कुल, उसको बनाने का प्रोसेस होता है, तब बना करके तुम खा पाओगे। पहले उसको उबालो, जिसे गांव में बफाना कहा जाता है। उबालो, थोड़ा सा नमक डाल दो, उसकी कड़वाहटपन क्या हो जाए, दूर हो जाए, तब उसकी फली को कुछ कुछ भी बना करके खाओ तो राजमा के जैसे उसे खा सकते हो। ये चीज़ जो हमारे पास में लुगदियाँ आती है गोल गोल पानी में भिगो करके सब्जी बनाते हो, ये नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ये मास्टर साहब की बात एकदम सत्य है, 100% सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सोयाबीन का बीज होता है उसके अंदर भाई साहब प्रोटीन भर भर के पाया जाता है। चलो इतनी बात आज हम तुमको बता दिए। विद्यालयों में ये बता दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? बकरे से भी ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाएगा? सोयाबीन में। ठीक है ना? सोयाबीन का बीज जो होता है। अब कुछ लोग सोचते हैं हम बकरे से ज़्यादा ताकत ला लेंगे, सोयाबीन खाएंगे। नहीं, वो हमें नहीं पाया जाएगा। मिथ्य है ये दुनिया का, इसे संभल करके रखना। ठीक है? तो जैव अणु क्या होता है ये समझ में। हमारे अंगों को विकसित करने के लिए जिन मॉलिक्यूल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैव अणु कहा जाता है। चलिए सरकार, आज की क्लास को हम यहीं पर डिपेंड करते हैं। आप लोगों को मेरे लॉन्ग वीडियो लेक्चर देखने चाहिए, जो बहुत बड़े बड़े वीडियो लेक्चर हमने बना करके रख दिए। तुम लोग मेरी क्लास देखते नहीं हो तो इतना ज़्यादा ज्ञान आपको कहाँ से मिल पाएगा? ठीक है, चलिए अब एक बात तो हमारे पास में ये समझ में आ गई। अब दूसरी हम लोग देख करके चलते हैं कि साहब क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, पहले वो बताइए आप। बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो स्क्रीन पर आप लोगों को सारे नंबर दिखेंगे। मैं चाहे जो नंबर आपको बताऊं, लेकिन स्क्रीन पर वो नंबर आपको दिखता ही रहेगा कि कौन कौन से नंबर आपको बच्चों पढ़ाई करने हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको साहब? दूसरा क्वेश्चन अगर आप बात करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको कह रहा है कि ग्लूकोज तथा सुक्रोज जल में विलेय हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन तथा बेंजीन जल में अविलेय होते हैं। कह रहा है कि ग्लूकोज तथा सुक्रोज जल में क्या है? विलेय हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन जल में अविलेय होते हैं। इसकी क्रिया को समझाइए। हमने कहा कि इसको समझने के पहले मेरी एक बात समझो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप लोग समझ जाओगे, इतने ज़्यादा प्रभावशाली बच्चे आप हो। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से क्या कह रहा है सरकार? क्वेश्चन नंबर 2 हमको यहाँ से कह रहा है क्या रीज़न है कि ग्लूकोज व सुक्रोज, ध्यान से देख करके चलना, ग्लूकोज और सुक्रोज जल में विलेय हैं। किसके अंदर? जल में विलेय हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन, बच्चों ध्यान से देख करके चलना, कह रहा है कि क्या? साइक्लोहेक्सेन व बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन व बेंजीन जल में अविलेय हैं। अब बताइए, साइक्लोहेक्सेन व बेंजीन जल में अविलेय हैं, जल में अविलेय हैं। इसके रीज़न को हमको समझाइए। हमने कहा एक बात अच्छे से समझ कर रखना, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता रख सकता हूँ, इसका मतलब हमारी और तुम्हारी भावनाएं मिल रही हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम कर रहे हो ना, तो हमारी और तुम्हारी भावनाएं मिलती रहेंगी। कि मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो तुम सुन रहे हो, तो हमारी तुम्हारी भावनाएं मिल रही हैं। अब तुम मेरे सामने मेरी भावनाएं मान रहे हो, मेरे न रहने पर वही कर रहे हो जो मेरे अगेंस्ट है। तो बताओ, हमारी और तुम्हारी भावनाएं कभी मिल सकती हैं? नहीं। मतलब तुम्हारा कुछ अलग कंडीशन है, हमारा कुछ अलग कंडीशन है, तो ऐसे तालमेल नहीं बैठेगा तो रिश्ता नहीं चल सकता है। लेकिन हमारा और तुम्हारा तालमेल मिल गया तो रिश्ता चले जाएगा ना, कोई तोड़ने से भी नहीं तोड़ पाएगा। सीधा सा फंडा यही है। मतलब मैं पॉजिटिव तुम पॉजिटिव, तब रिश्ता चल जाएगा। मैं निगेटिव तुम निगेटिव, तो भी रिश्ता चल जाएगा।
ठीक है ना। तुम गलत करो या मैं गलत करूं तो भी रिश्ता चलेगा, तुम सही रहो मैं सही रहूं तो भी रिश्ता चलेगा, मैं सही हूं तुम गलत हो तो रिश्ता नहीं चलेगा, तुम सही हो मैं गलत हूं तो भी रिश्ता नहीं चलेगा। मतलब सीधी सी बात है, इसमें ध्रुवीय यौगिक होते हैं। देखो जो साइक्लोहेक्सेन व ग्लूकोज होता है, इसके अंदर OH बॉन्ड पाया जाता है। अगर आप लोगों को मैं साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला बना करके दिखाऊं, सीधी सी बात समझना, ये जल में विलेय क्यों होते हैं। हमने कहा कि इन सभी को, इन दोनों के यौगिकों को बच्चों किसके अंदर डाला जा रहा है, साहब इनको जल के अंदर डाला जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जल के अंदर ये पूरी तरीके से क्या है, विलेय है। जल एक प्रकार का कैसा यौगिक होता है, ध्रुवीय यौगिक होता है। कैसा होता है, ध्रुवीय यौगिक होगा। ये ग्लूकोज और सुक्रोज भी कैसे यौगिक होते हैं, ध्रुवीय यौगिक होते हैं। अपना अपने को घोल लेता है, समझ में आ रहा है ना। ये विलयन के चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि समान समान में घुलता है। जब समान समान में घुल जाएगा तो ग्लूकोज और सुक्रोज ध्रुवीय यौगिक होने के कारण जब इनको जल में डाला जाता है तो जल भी एक प्रकार का ध्रुवीय यौगिक होता है, इसलिए ये दोनों जल में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन जो होते हैं हमारे पास में, ये अध्रुवीय यौगिक होते हैं और अध्रुवीय यौगिक जल में कभी डिसॉल्व नहीं होते हैं, जल में कभी घुलते नहीं हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए ये जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक तरीके से इसको आप और समझ सकते हो। सर वो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं? वो जो एक तरीका होगा, ग्लूकोज का फार्मूला पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ बच्चों। O6 होता है, चलिए ये हो गया। और यहीं से हमने कहा कि साहब अगर हम लोग सुक्रोज को देख करके चलते हैं तो सुक्रोज मतलब शुगर, C12H22O11, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब हमने कहा कि इसके फार्मूले को देख करके चलते हैं तो बच्चों यहाँ से होता है CHO और यहाँ से हमारे पास में होता है CH और यहाँ से OH का क्या होता है, 4 टाइम्स होता है और यहाँ से CH2OH होता है। ये हमारे पास में ग्लूकोज का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसी को चाहो तो एक तरीके से और बना सकते हो, CHO हो जाएगा, यहाँ से C होगा, इधर आप लोगों का बच्चों OH होगा, इधर क्या होगा, H होगा। यहाँ पर आप लोग एक C बना दोगे, इधर H कर दोगे, यहाँ पर OH होगा, फिर C होगा, फिर यहाँ से C होगा, 1 2 3 4 5, फिर बच्चों एक यहाँ पर CH2 और यहाँ से क्या होगा, OH होगा, इधर बच्चों OH होगा, यहाँ से OH होगा, इधर क्या करेंगे, H कर देंगे, इधर H करेंगे। ये जो हमारे पास में ग्लूकोज होता है या सुक्रोज होता है, इन दोनों के स्ट्रक्चर में कौन सा समूह उपस्थित होता है साहब, OH ग्रुप इसमें पाया जाता है। अगर मैं बात कहूँगा कि OH ग्रुप उपस्थित होने के कारण, OH ग्रुप उपस्थित है इसलिए ये हमारे पास में कैसे होते हैं, ध्रुवीय हैं। और ध्रुवीय हैं तो जो हमारे पास में H2O है वो भी बच्चों एक प्रकार का ध्रुवीय है। तो हमने कहा कि जब ध्रुवीय से मिलते हैं तो हर कंडीशन में जो मामला उत्पन्न होता है वो विलेय का मिलता है। विलेय का मतलब क्या होगा साहब, वो चीज़ें घुलनशील हैं। कैसी हैं वो चीज़ें, घुलनशील हैं। किंतु हम लोग यहीं से अगर बना देते हैं कि साहब ये बताइए हमारे पास में क्या होगा, इसकी बात अगर मैं करूँगा तो इसकी बात जो की जाएगी साइक्लोहेक्सेन हो गया और हमारे पास में ये दोनों क्या हो गए, बेंजीन हो गए। साहब इसमें OH समूह हो, जो इसमें हम लोग कहेंगे कि OH ग्रुप उपस्थित होता है, इसमें OH ग्रुप उपस्थित नहीं होता है। न हो पाने के कारण ये जो हमारे पास में यौगिक हो जाता है साहब, ये अध्रुवीय बनता है। और हमने कहा कि जल जो हमारे पास में होता है वो कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। देखो एक ध्रुवीय है एक अध्रुवीय है, तो दोनों की लाइफ कभी चल सकती है, कहेंगे सर दोनों की लाइफ नहीं चल सकती है, चूँकि हमने कहा कि एक हमारे पास में कैसा है, ध्रुवीय, और दूसरा हमारे पास में कैसा है, अध्रुवीय। तो जो मामला हमारे पास में निकल के आएगा वो मामला क्या होगा, अविलेय का होगा। किसका होगा,
साहब वो मामला जो हमारे पास में निकल के आया, अविलेय का मामला हमारे पास में निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये जो अविलेय का मामला निकल करके सामने आ रहा है, इसमें कौन कौन है साहब? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला ये इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन है। इस वाले का फार्मूला जो बनाया जाता है आपके पास में इस तरीके से, इसे कहा जाता है कि ये क्या है? बेंजीन है। ये हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन है। दोनों का मैटर मैंने समझा दिया। ये जल में क्यों घुलता है? चूंकि ये ध्रुवीय होता है। ये क्यों नहीं घुलता है? चूंकि ये अध्रुवीय होता है। इसमें OH समूह नहीं पाए जाते हैं, इस वाले में OH समूह पाए जाते हैं, इसलिए ये दोनों के अंदर क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं, घुलनशील होते हैं, दोनों के अंदर जा कर के घुल जाते हैं। तो हमेशा ये उम्मीद यही रखें, इसी तरीके से अपने जीवन को भी चलाएं। नेगेटिव इंसान के साथ नेगेटिव तरीके का व्यवहार करें, पॉजिटिव इंसान के साथ पॉजिटिव तरीके का व्यवहार करें। यदि कोई गलत कर रहा है तो तुम भी गलत करो, तभी रिश्ता चल सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं चल सकता। इसलिए सोच को बदलें। समझ में आ रहा है? चलिए अब बच्चों, अगर यहीं से हम लोग देखते हैं कि अगला क्या हमारे पास में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लैक्टोज के जल अपघटन से किन उत्पाद के बनने की अपेक्षा करते हैं? जल्दी से हमको बताइए कि किन उत्पाद के बनने की अपेक्षा आप लोग करते हैं। इसे हम लोग क्या समझा सकते हैं? लैक्टोज के जल अपघटन से किन उत्पाद के बनने की अपेक्षा करते हैं, इसको हमें समझाना पड़ेगा। चलिए पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं, तभी तो चीज़ें समझ में आ सकती हैं। हाँ सर, इसको बच्चों अगर हम लोग मिटा देते हैं, चलिए देखिए पहले आप लोग भी। इसमें डिजिटल वाले में सही रहता है, इसमें रगड़ने का काम बहुत ज़्यादा रहता है। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि लैक्टोज के जल अपघटन से किन उत्पाद के बनने की अपेक्षा करते हैं। लैक्टोज को जब किसके अंदर डाला जाता है? जल के अंदर डाला जाता है, तो क्या हमारे पास में बन सकता है? देखो, आप लोग जो ग्लूकोज पढ़े हो, उस ग्लूकोज के फार्मूले में आप लोगों को ये बताया गया हो ना कि मोनोसाइक्राइड क्या होता है, डाइसाइक्राइड क्या होता है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आज का साहब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास में हमको कह रहा है कि आपको मैं दे देता हूँ लैक्टोज। देखो अब बच्चों, लैक्टोज का जो फार्मूला होता है C12H22O क्या होता है? 11 होता है। इतनी चीज़ों को हमको कह रहा है कि इन सब को तुम उठा करके किसके साथ में मिला दो? जल के अंदर डाल दो। तो जानते हैं कि जल के अंदर जब किसी चीज़ को डाला जाता है तो बच्चों वो घुलने लगता है। क्या होने लगता है? वो घुलने लगेगा। घुलेगा तो वो 2 भागों में टूटेगा। घुलने के बाद 2 भाग इसके कौन कौन से होते हैं? कह रहा है कि जब पानी के अंदर डालेंगे, अरे यार समझो ना, इसको मैंने पूरा का पूरा उठा करके किसके अंदर डाल दिया है? ये एक मैंने तुमको पात्र दे दिया। इस पात्र के अंदर इस गैलेक्टोज को मैं पूरी तरीके से डाल दिया। तो बताओ इसमें पूरा का पूरा बच्चों क्या भरा है? पानी भरा है। और इस पूरे के पूरे पानी में वो 2 भागों में जाकर के टूट जाएगा। पहला भाग और क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये 1 मॉलिक्यूल था, 1 मॉलिक्यूल कितने भागों में टूट रहा है? 2 भागों में टूट रहा है। तो इसका मतलब ये पहले कैसा था? इसे हम लोग कहते हैं डाइसैकेराइड। क्या कहते हैं? इसे डाइसैकेराइड कहा जाता है। तो एक बात तो यहाँ से ये ध्यान रखना कि जो लैक्टोज होता है वो डाइसैकेराइड शर्करा होती है। कैसी शर्करा होती है? डाइसैकेराइड की शर्करा होती है। जब इसको जल में डालेंगे तो 2 भाग टूटेगा, एक भी पॉजिटिव टूटेगा, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव टूटेगा। और इसको हम लोग कहते हैं कि सर हमारे पास में ये जो टूट करके अगर निकल भी रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं कि एक भाग जो इसके अंदर टूटेगा, एक भाग इसका टूट रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्लूकोज, डी पॉजिटिव बन रहा है। और एक भाग को कहते हैं डी पॉजिटिव, ये भी बनेगा। इसे कहा जाता है कि ये वाला गैलेक्टोज में टूट रहा है। क्या होगा? गैलेक्टोज में। और ये जो इकाइयाँ हमारे पास में निकल रही हैं इसे मोनोमर कहते हैं। मोनोमर का मतलब क्या होता है? ये मोनोसैकेराइड कहा जाता है।
इसे क्या कहते हैं, ये वाला बच्चों मोनोसैकेराइड कहा जाएगा। ये वाला भी हमारे पास में क्या होगा, मोनोसैकेराइड कहा जाएगा। अर्थात इसे तोड़ोगे तो अब ये नहीं टूटेगा। तो जो चीज़ें एक रहती हैं उसे कहते हैं कि वो क्या होगा, मोनोसैकेराइड होता है। जो दो भागों में टूट जाएगा उसे क्या कहा जाएगा कि सरकार वो डाइसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग यही बोलेंगे, जब जल में डालते हैं तो साहब दो भागों में टूटता है। एक भाग तो साहब जो हमारे पास में यहाँ से निकल करके आ रहा है इसे कहा जाएगा ग्लूकोज। D+ ग्लूकोज क्या होता है पता होगा इसके बारे में। यहाँ पर विकल्प नहीं, ये हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो बहुत सुस्ती में भी नहीं पढ़ो बच्चों ताकि समझ में आए। अगले वाले को क्या बोलते हैं, डी गैलेक्टोज कहा जाता है। तो इसका मतलब बच्चों अगर कभी कहा जाएगा तो बाबू ये होगा हमारे पास में डी ग्लूकोज होगा और D+ क्या होता है, गैलेक्टोज होता है। सर एक बात बच जाती है, हमने कहा क्या आपके आने से 4 चांद लग जाते यदि आप हमें थोड़ा सा इसका फार्मूला बता देते। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला बस यही होगा इसका बच्चों, फार्मूला C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। सर इसका फार्मूला क्या होगा, C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं? आ रही हैं सर। ये हो गया आपके क्या होगा, लैक्टोज को जल अपघटन करने पर, जल में डिज़ोल्व करने पर ये क्यों टूट जाता है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको समझ करके रखना बच्चों। ये मामला यहाँ पर घुलनशील है कि नहीं, कह रहे हैं कि हाँ सर ये मामला घुलनशील है। अच्छा गैलेक्टोज को अगर हम लोग देख करके चलेंगे, लैक्टोज क्या होगा, बात कर चल रही है लैक्टोज। बताओ अगर कभी पर आपको देखने को मिल जाए कि लैक्टोज ध्रुवीय होता है कि अध्रुवीय होता है, आप लोग बताओ जल्दी से, लैक्टोज ध्रुवीय होता है कि अध्रुवीय होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में देख करके रखना, कैसे पहचाने कि ध्रुवीय है कि नहीं। जो चीज़ जल में डालने पर घुल जाए वो क्या होगी, ध्रुवीय। जो चीज़ जल में ना डालने पर ना घुले वो क्या होगी, अध्रुवीय। इसका मतलब ये जल में घुल जा रही है, जल में घुल रही है, घुल के 2 भाग में टूट रही है तो ध्रुवीय होगा। इसका मतलब लैक्टोज ध्रुवीय शर्करा है, अध्रुवीय शर्करा नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना। इसका क्यों ध्रुवीय शर्करा है, क्योंकि साहब इसके अंदर OH ग्रुप उपस्थित है। OH ग्रुप यहाँ से इसके पास में उपस्थित हुए रहते हैं हमेशा। समझ में आ रहा है सर? हाँ इतनी बातें तो समझ में आ रही हैं, तो इसको समझते चलना। लैक्टोज को जब जल में डाला जाता है तो ये 2 भागों में टूट जाता है। एक तो ग्लूकोज में टूट जाता है, दूसरा का किस में टूटता है, गैलेक्टोज में टूट जाता है। लैक्टोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है, इसलिए तो 2 भागों में टूट रहा है। ट्राइसैकेराइड होता तो 3 भागों में टूटता, टेट्रासैकेराइड होता तो 4 भागों में टूटता, पेंटासैकेराइड होता तो 5 भागों में टूटता, 5 भागों में। लेकिन ये कितने में टूट रहा है, 2 भागों में। तो ये क्या कहलाता है सर, डाइसैकेराइड कहलाता है। समझ में आ रहा है यहाँ सर। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट है 4 नंबर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के होगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाने की सोच रहा हूँ, 15 से 20 मिनट की वीडियोस बन जाए बस, लेकिन हालांकि शायद ये भी लंबी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को बच्चों इंतजार करें, इंतजार